वेलकम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। एंड आपकी किसी की ट्वीट आई है एक दो लोगों की जिन्होंने दे आर स्टन्ड टू सी मैडम्स डॉटर्स कि वो कितनी मैडम से मिलती हैं। पिछले घंटे में हम मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट भी दे रहे थे, उनकी बेटियों का एक छोटा सा हमने क्लिप भी दिखाया। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर मदर और वाकई बड़ी स्टनिंग है। अफसोस की बात, बिल्कुल आपने सही कहा, जिन्होंने हमें लिखा कि काश ये गाती होती मैडम की तरह तो क्या बात होती। तो वो वाला एलिमेंट बीच में नहीं आया, बट दे आर स्टनिंग लाइक देयर मदर। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है हमने, ज़रा कुछ महंगाई का तस्करा भी करेंगे, लेकिन कुछ हमारी रिवायतें हैं। एज इन हमारी रिवायतों का जब मैं तस्करा कर रहा हूँ कि जब भी हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है तो एक तवाज़ो के तौर पर जब भी आपके घर कोई आता है, किनू नहीं, अंडे, उबले अंडे और ड्राई फ्रूट लाजमी रखे जाते हैं। और आपका चाहे जो भी लाइफस्टाइल हो, उबले अंडे जो है ना वो स्टेपल, ठीक है। और ये मैं आपको एक मेमोरी आपको आपकी पुरानी बचपन की दूं कि जब आप मरी वगैरह कहीं ऊपर जा रहे होते थे जी, नॉर्दर्न एरियाज में, तो रास्ते में जहाँ चीज़ें खाने पीने की बिक्री होती हैं वहाँ गरम अंडे, जिनको गरम अंडे कहा जाता है, तो वो याद है ना, वो चीज़ें भी बिक्री होती है। आई ऑफन यूज्ड टू वंडर कि हु इज गोइंग टू स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रोड एंड हैव गरम अंडे। लेकिन एक्चुअली आपको सर्दियों में अंडे बहुत अच्छे होते हैं और गरम भी रखते हैं। और हम जब जाते थे ना, जब भी हम सर्दियों में अपनी नानी के घर जाते थे तो वो लाजमी अंडे मिलते थे उनके यहाँ जाके। सो ये पर्टिकुलरली जहाँ मैदानी इलाके हैं पंजाब में, अतराफ में, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अंडे जो है ना वो गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गए हैं। सो अंडा खाना भी एक गरीब के लिए अब मुश्किल हो गया है। बट वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल आफ्टर दीज टॉप स्टोरीज। अंडे भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर, कीमत जिंदा मुर्गी बराबर। वजीर खजाना हफीज शेख ने नोटिस ले लिया, उम्मीद है नोटिस लेने से कीमत और नहीं बढ़ेगी। ऑपोजिशन फिरदौस आशिक अवान और हुकूमती टीम के जारहाना हमलों का मुकाबला करने में मसरूफ। पंजाब की आवाम के असल इशूज कहीं गुम हो गए। So this is a great opportunity for a lot of young filmmakers। लेकिन अभी हम आपको बराह रास्त दिए चलेंगे। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल लैब कोर्ट के बाहर बात कर रहे हैं कराची में। कर लिया जाए। फेडरल कैबिनेट में कौन लोग बैठे हुए हैं? PTI जिसने कराची से 14 नेशनल असेंबली की सीटें ली हैं, और दूसरी MQM जिसके पास 2 वफाकी वुज़रा हैं कराची से। वो MQM जिसने अपनी पूरी कैंपेन इस बात पे चलाई है कि 70 लाख लोग कराची से लापता कर दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड भरी अदालत के सामने उन्होंने रिमार्क्स पास किए कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कभी भी कम नहीं है। आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कहीं से भी कम नहीं है। उस कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख गिना गया। ऐसे इलाके हैं जहां पर पोलिंग स्टेशनों की जो पोलिंग लिस्ट है उसमें वोटर लिस्ट है, वोटर की तादाद ज़्यादा है, आबादी कम है। सो ये गुफ्तगू तो जारी है, इस बारे में जियो न्यूज़ आपको अपडेटेड रखेगा। अभी हम ज़रा वापस अंडों पे आ जाए। वापस अंडों पे आ जाए। अब्दुल्ला फेवरेट टॉपिक टुडे। कोई अंडे नहीं मिल रहे आजकल। मेरी बात सुने, अंडे, एक जमाना था ना किसी को अंडे मारे भी जाते थे लोग, गंदे अंडे मारे जाते थे। नहीं, गंदे अंडे अब कौन ढूंढेगा, अंडे मारे जाते थे। और हमारी यूनिवर्सिटी के ज़माने में ऐसे ही किसी की सालगिरह होती थी ना तो उसकी शामत आती थी। पता नहीं आपने कभी देखा या सुना या नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं। लेकिन अंडे लेके सारे दोस्त उसके घर पहुंच जाते थे और अंडे मारते थे उसे। अच्छा, बाय द वे, सॉरी फुट नोट, बात तो हम कोई और कर रहे थे, लेकिन ये फूड फाइट्स और ये अंडे मारना एंड ऑल दैट ना, ये फूड का जाया, खाने का ज़ाया होना मेरी एक पेट पीव है। मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। एक केक भी होता है ना, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बर्थडेज पे मुंह और पे उसके केक बाद मार दिया। माशाल्लाह जिसकी सालगिरह आप उसे गले भी ना लगा सके, इतना वो अंडे जैसे बदबू। ऑब्वियसली, और ये एक तो बदतमीजी। और फिर क्यों ज़ाया कर रहे हो? वो एक होता है स्पेन में एक टमेटो फेस्टिवल, टमाटीना फेस्टिवल उसको कहा जाता है, उसमें भी सारे टमाटर ज़ाया। पाकिस्तान में आके देखो टमाटर की कीमत क्या हुई है कि ज़ाया हो रहे हैं इधर। खैर इस तरह की चीज़ें तो वैसे ही नहीं हमें समझ आती, लेकिन ये होता है। और मुल्क भर में मुर्गी की कीमत
कीमत के बराबर अंडे हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना को भी नज़र आ गया है, उन्होंने नोटिस लिया है, लेकिन अल्लाह करे कि इस मरतबा नोटिस का नतीजा वो ना निकले जो कि हर मरतबा वज़ीर आज़म के नोटिस लेने का निकलता है। रिकॉर्ड तो यही है, लोग नोटिस लेने पर खुश होने के बजाय उल्टा फिक्रमंद हो जाते हैं। कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कॉमर्स मिनिस्ट्री और सूबों को हिदायत की है कि अंडों और घी की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करें। स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करके वजूहात जानने की कोशिश करें। हुकूमत पंजाब ने चंद ही घंटों में मालूम कर लिया कि अंडे क्यों महंगे हुए हैं। क्यों महंगे हुए बता रहे हैं आप? अच्छा जी, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मुशीर इत्तलात के नज़दीक पिछली हुकूमतें ऑफ कोर्स लोगों को गंदे अंडे खिलाती थी और अब ये काम बंद हुआ है तो कीमतें ऑब्वियसली बढ़ गई हैं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो मुझे भी नहीं आया था कि ये कोई बात कर भी सकता है। खुद सुन रहे। इससे पहले जो गंदे अंडों के ज़रिए बेकरीज के अंदर कंजम्पशन होती थी, जो एक्सपायर्ड अंडे थे उनको बेकरीज में यूज़ कर लिया जाता था और बिस्किट की फैक्ट्रियों में यूज़ कर लिया जाता था, केक्स में यूज़ कर लिया जाता था। जब से ये कानून की अमलदारी के लिए इन्होंने शिकंजा सख्त किया तो अब वो डिमांड सप्लाई गैप आ गया, क्योंकि जो लोग पहले वो गंद आपको खिलाते थे अब उन्हें मार्केट से वो एक्चुअल जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पीछे आगे डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी नहीं है, तो ये क्राइसिस आया जो वक्ती है। She was actually serious? No, I can't believe she said that। कि देखें बात ये, और जब हम इनसे बात करेंगे तो हम इनसे बात ये कर भी लेंगे कि आपने कैसे कह दिया, और ख़ास तौर पे वो बेकरी वगैरह को फ़रोख्त कर देते थे पिछली हुकूमतें अंडे, तो आवाम क्या जाहिल पागल बैठी हुई है कि वो गंदे अंडे खा रही थी केक्स में और ब्रेड्स में, और बीमार भी नहीं हो रहे थे लोग। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नीड टू स्टॉप, दे रियली नीड टू स्टॉप। या तो आप बताएं कि आपने कहाँ इन्वेस्टिगेशन की और आपको पता चला है कि ये पिछली हुकूमतें कर रही थी। पता लगा है ना। वैसे डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे टीवी शोज होते हैं ना, उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की डमीज बनते हैं लोग। हाँ। तो डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी डमी बनते हैं ऐसे लोग। वैसे अपने अली मीर भी बड़ी अच्छी बनते हैं। वैसे वो भी करते हैं। एकदम से याद आया। अच्छा जी, अभी हम जरा बात कर लेते हैं। वैसे खान साहब ने कल कोई मीटिंग जो हुई है उसमें ये कह दिया है कि पिछली हुकूमत को जिम्मेदार बनाना छोड़ दें, अब इस चीज से निकल दें। और शुक्र है खान साहब आपने तो खान साहब खुद भी निकलेंगे। खान साहब खुद निकल जाएंगे ना, उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है, इसलिए वो आगे पास ऑन कर रहे हैं कि मैंने भी छोड़ दिया अब और तुम लोग भी ना करो, तो प्लीज मत करो। हाँ, बिकॉज इस ये बात जुमला सुन के जब 2.5-3 साल हो जाए ना, बड़ी तब चढ़ती है टू बी ऑनेस्ट। कि भाई आप कब तक ये मंजन, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा था ना, ये मंजन बिकता है, तो ये मंजन आप कब तक बेचते रहेंगे कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो बुरा करके गई और उसकी वजह से अभी कुछ संभल नहीं रहा। हम जरा मुख्तलिफ शहरों में चलते हैं। रियाज एंडी हमें कहाँ से ज्वाइन करेंगे? रियाज एंडी ऑफ कोर्स यहाँ कराची से ज्वाइन करेंगे। ओके, ओवर टू यू रियाज। अब्दुल्ला हुमा, ये जो मेरे हाथ में उछलता देख रहे हैं आप, एक 17 रुपए का है, 12 लेंगे तो 200 रुपए के हैं। डिमांड बिल्कुल गिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कीमत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज वो जो कोरोना लहर थी 1-1.5 साल के अंदर, जो पूरी सप्लाई चेन है मुर्गी से रिलेटेड, वो बुरी तरह मुतासर हुई है। डिमांड इस कदर कम हुई और जो सप्लाई आ रही थी उसे कैसे मैनेज किया जाए, वहाँ पर किसान जो है वो परेशान हुआ है। बहुत से फार्म जो है वो बंद हुए हैं और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो आपको पूरी सप्लाई चेन पे नज़र आ रहा है। अंडा महंगा, बच्चा महंगा, फीड महंगी, फीड के बाद जो है वो मुर्गी जो आ रही है वो भी महंगी। फीड भी जो है 1100 रुपये थी, वो भी बढ़ गई है। तो अंडा और अंडे की कॉस्ट में जो मेजर पोर्शन है वो 80% फीड का है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कीमत जो है वो बढ़ी हुई है। और क्यों है ये बताया कि कोरोना है। हुकूमत यहाँ पे कुछ कर सकती थी यकीनन, ये कि क्योंकि सप्लाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है लोगों की ग़िज़ा का, तो वो सोचती कि हमारे लोगों को आगे सप्लाई मिलती रहे। उसके लिए इस इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए, वो काम हुआ नहीं। अंडे की कीमत कहते हैं कि वो नहीं हुआ। अंडा 17 रुपये का और छोटा भी है। रियाज एंडी कहते छोटा अंडा भी है, इतना बड़ा भी नहीं था, और साथ उछाल रहे थे। मैंने कहा जल्दी भाई ना उछाल लो, इतने महंगे हो गए अंडे। चलें, ये तो आपने सुन लिया 17 रुपीज़ पर एग का हिसाब किताब रियाज एंडी बता रहे थे। जवाद मलिक लाहौर में इंतजार कर रहे हैं हमारा। ओवर टू यू जवाद, बताइएगा वहाँ क्या हाल है? जी, इस वक्त लाहौर में जो अंडा है, ब्रायलर अंडा है, मुर्गी का अंडा, वो इस वक्त उसका जो रेट है फ़ी दर्जन वो 200 रुपये के लगभग है।
और ये सरकारी रेट है, और इससे बल्कि जो दुकानदार है बाज़ जगह पर 210 और 220 रुपये दर्जन भी बेच रहे हैं, जो छोटे महल्ले हैं जहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और जो देसी अंडे की कीमत है वो इस वक्त 300 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। हम देख रहे हैं कि अंडे की कीमत में गुज़श्ता चंद माह से, ख़ासतौर पर 2 माह पहले इसका जो रेट था वो 150 रुपये फी दर्जन था, और उसके बाद अचानक इसकी कीमत इजाफा हुआ। पिछले 15-20 रोज़ से हम देख रहे हैं कि ये 200 रुपये फी दर्जन से तजावज़ कर चुका है। ये कीमत जो अंडे की है, इस हवाले से हमने बात की, जो मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर हैं, इस शोबे से वाबस्ता माहिरीन हैं, उनका यही कहना है कि पीछे चूँकि कोरोना आया था उसके बाद इसकी फीड की कीमत बढ़ी थी, और इस वक्त चूँकि सर्दी है डिमांड बढ़ चुकी है, जो 2-3 अनासर मिलकर ये कीमत में इजाफे की वजह बनी है। लेकिन असल वजह जो है माहिरीन ये भी कहते हैं कि चूँकि चेक एंड बैलेंस मौजूदा पंजाब हुकूमत है और ज़िली इंतज़ामिया, उसका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो इसका दफाल नहीं है, शफाफ नहीं है। वहाँ पर जो आँख है देखने वाली, कीमतें मुकर्रर करने वाली, वो कोई मजबूत नहीं है, पॉलिसी नज़र नहीं आती, और यही वजह है कि अंडा कीमतों में इजाफा हुआ है। बात तो बिल्कुल वही हुई ना, 200 रुपए पर डजन। हाँ। तो बिल्कुल वही और होगी। वैसे ये तो देसी और ब्रायलर अंडों में मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी, उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक मीट में तो फ़र्क हो सकता है लेकिन अंडे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन जब मीट में फ़र्क है तो अंडे क्यों सेम है? खैर उनकी न्यूट्रिशन में भी वैल्यू सेम होगी। इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग टू इन्वेस्टिगेट अबाउट इट। अभी हम चलेंगे इस्लामाबाद और वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरफा फिरोज़। ओवर टू यू अरफा। इस्लामाबाद में अगर आज अंडों के रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो 205 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो अंडों का रेट है। डबल सेंचुरी जो है वो अंडे मार चुके हैं। हमारे साथ जो है नौजवान कुछ मौजूद हैं। सिर्फ बताएंगे ये अंडे तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जो है अंडा 205 रुपये दर्जन हो चुका है, और कुछ मार्केट में मैं चीज़ें लेने गया जिसमें से अंडे भी लेने थे, लेकिन 205 रुपये जब मैंने रेट सुना तो मैंने अंडा लेना ही बंद कर दिया। आप सिर्फ अंडे की बात कर रहे हो कि एक अंडा जो है ना वो इस वक्त जो है ना 18 रुपये के हिसाब से बिक रहा है मार्केट के अंदर एक अंडा, और नॉर्मल आप जब नाश्ते के लिए जाएं तो हमें 40 रुपये में आज जो है ना वो नॉर्मल फुल फ्राई अंडा दिया जा रहा है होटलों पे भी, यहाँ पे भी। तो देखें कि उसके साथ जो है ना आप एक बंदा नॉर्मल जो नाश्ता जो है ना आम ढाबे पे 300-400 रुपये का, और उसमें ये कह रहे हैं कि अंडे भी महंगे, चीनी महंगी है, दूध महंगा, सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो अंडों के जो है वो कीमतों से जो है वो आवाम बहुत परेशान है, और हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि अंडों की कीमतें कम से कम जो है वो कम कर दें। थैंक यू अरफा। ऐसा आपने पकड़ा ऐसे अंडा था कि जैसे अभी कैमरे की तरफ आएगा और हमें बाय द वे सारों ने एक अंडा पकड़ लिया, और वो रिपोर्ट के दौरान एक अंडा घर जेब में बुरी बात है। मजाक करें, इन सारों से हमारा बहुत मजाक है, तो लिहाजा वी कैन से अच्छा जी, एक्सेप्ट जवाब वाले को जरा सीरियस हो जाते हैं। अच्छा हम जरा अब जाएंगे पेशावर जाएंगे, और रसूल दावड़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे जान लेते हैं। बताइए कि रसूल दावड़ क्या सूरत हाल है पेशावर में? जी बिल्कुल, पेशावर में भी अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल इनका ये कहना है कि शदीद सर्दी में भी 140 रुपये दर्जन हुआ करता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं 200 रुपये दर्जन है। इसके अलावा जो देसी अंडे हैं वो इसके दुगना रेट पे मिलते हैं। पिछले साल जो अंडे थे वो 120-130 रुपये दर्जन थे, और इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा, इसलिए अंडे 200 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। अंडे दस्तियाब तो है लेकिन कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल जो सर्दियाँ थी उसकी निस्बत इस साल रेट भी बढ़ गए हैं, और इनका ये कहना है कि जो देसी अंडे हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, बल्कि वो तो मिलते भी नहीं है, नायाब है। जो आम अंडे हैं बाज़ारों में वो 200 रुपये के बाज़ारों में दस्तियाब है। इसके अलावा गुज़श्ता साल इनकी कीमत जो थी वो 130-140 रुपये हुआ करती थी। वैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट फॉर्म ऑफ अंडा? I love अंडा बाय द वे। अभी थोड़ी ब्रेक में मैं अब्दुल्ला को ये बता रही थी, ऑल फॉर्म्स ऑफ अंडा। आई लाइक बॉइल्ड एग, आई लाइक फ्राइड एग, आई लाइक ऑमलेट। अच्छा यू लाइक सनी साइड अप हाफ फ्राइड या फिर फुल फ्राइड एग? yeah, half fried. I like it to be a little soupy. हाँ, लेकिन अभी हम And then अच्छा अंडा जब मैं फ्राई करती हूँ तो you know कोई भी हो घर में, अगर आपका स्टाफ भी हो या anybody who's helping you out with खाना पीना नाश्ता, अंडा मैं खुद फ्राई करती हूँ अपने लिए, बिकॉज एक वो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है कि उसके ऊपर वो तेल डाल के कितना चाहिए। वो पानी आ गया है। मेरा ख्याल है कि आप इसको बर्दाश्त करें, भूख को टॉलरेट करें, और हम चलेंगे नदीम कौसर के पास कोयटा। और नदीम हम बताएंगे कि कोयटा में टिका के सर्दी पड़ रही है तो वहाँ अंडों की डिमांड आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होगी। जम नहीं जाते होंगे अंडे, बॉईल करके खाते हैं। जिस वक्त पे मौजूद हूँ कोयटा के मदद रोड पर, जहाँ
जो फार्मी अंडे हैं उनकी होलसेल मार्केट है, यहाँ से जो है अंडे फ़रोख्त होते हैं और कोयटा और कोयटा के अलावा सूबे के दीगर इलाकों में यहाँ से अंडे जाते हैं। तो यहाँ जो अंडे का रेट है वो 210 रुपये दर्जन है। ये जो होलसेल सेलर्स हैं उनका कहना है कि तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है इन अंडों की कीमतों में इस्तेकाम आया है और 210 रुपये के फ़ी दर्जन जो है अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन जो आम दुकानें हैं, बेकरीज़ हैं, दूसरी दुकानें हैं, उनमें जो है 240 रुपये दर्जन तक अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि अंदरून बलूचिस्तान जो है इनका रेट 260 रुपये दर्जन तक भी जा पहुँचा है। इसके अलावा जो देसी अंडे हैं वो भी यहाँ कोयटा में फ़रोख्त होते हैं, इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। 260 रुपये दर्जन से लेकर 310 रुपये दर्जन तक ये अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो बेसिकली 310 मतलब जब ऊपर जाता है तो कहाँ कहाँ चला जाता है, ये तो खैर हमने आपको बताया भी है। का एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अंडे जब इतनी सर्दी होती है तो जम नहीं जाते अंदर से? नहीं जमते अंदर। कैसे नहीं जमते? इंसुलेटेड होते हैं वो अंदर से। इट्स लाइक अ थिंग, इट्स अ वूम। आप समझ रहे ली हुई है अंदर अंडे ने। नहीं जमते अंडे अंदर से, मगर जब नहीं जमते। जब गर्मियां होती हैं, क्या आपने ऐसा फेसबुक वगैरह तो तोड़ना पड़ता है ना उसको, उसके लिए? यस ऑफ कोर्स, वो तो आई गेट इट। आई एम नॉट लाइक ट्राइंग टू मेक अ जोक आउट ऑफ इट, लेकिन थोड़े से तो स्टिफ हुए होंगे। और दूसरा ये लेकिन ज्यादा गर्मी में अंडे खराब जरूर हो जाते हैं। खराब होते हैं और कभी कभार गर्म, इतनी गर्मी कि गाड़ी की बोनट पे वैसे ही दिखाने के लिए फ्राई हो जाता है, मतलब अंदर वो पक जाता है अंडा। मेरा ख्याल है कि हम इससे ज्यादा नहीं इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम टॉपिक बदलते हैं और हमने जरा यंग फिल्म मेकर्स को बताना है कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हालिया बरसों में हमने देखा है कि पाकिस्तानी फिल्मसाज दुनिया भर में अपना नाम बना रहे हैं। होपफुली कि सिनेमाज भी खुलें और हमारी जो फिल्में तैयार पड़ी हैं वो हम देख सकें, लग सकें। हम ऑस्कर्स तक ले आए हैं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन फिर वही कि ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां नए आने वाले पर्टिकुलरली फिल्म मेकर्स अपना हुनर दिखा सकें। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां नए लोग अपना टैलेंट मनवा सकते हैं। सो ये क्या है एग्जैक्टली, इसमें क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, ये वैसे तो नौजवानों के लिए एक ज़बरदस्त मौका भी है और इसकी मदद से आपको जल्दी से ये भी बता दें कि पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो आलमी स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे दिखानी है। हाँ, वो हम दिखाते हैं और फिर अपने गेस्ट का भी बताना है। मैंने कहा आप गेस्ट भूल गए। और इसी पर मजीद बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सेलिब्रेटेड वेटरन एक्टर अयूब खोसो साहब और साथ मशाल खान, हु इज आल्सो एन एक्टर। मशाल खान इज एन एक्ट्रेस। मशाल खान मशाल जो जलती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खोसो साहब, आपसे शुरू करते हैं। वैसे तो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे हैं, अपने शो पे भी दिखाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ यंग फिल्म मेकर्स, बडिंग फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपना फिल्म्स बना के वहाँ शोकेस भी कर सकें। लेकिन इस फेस्टिवल का ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा, ये ख्याल मुझे तो नहीं है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जो अभी जो आप लोग एक जो अंडों के जो बाजार दिखाए वो जरा मजेदार से अंडे थे। और दूसरी बात ये कि एक तीसरे अंडे की फॉर्म भी आ गई है मार्केट में, वो है प्लास्टिक के अंडे। जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रिपोर्ट मंगवा लीजिएगा। हाँ, हम इस पर रिसर्च करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, ये ख्याल जो शॉर्ट फिल्म का है ये मुझे तो नहीं आया, लेकिन ये ISPR को जरूर आया और हुकूमती सतह पे इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी वो हो रही है, इसको सपोर्ट हो रही है। बलूचिस्तान के हवाले से, चूँकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है और टैलेंट तो खैर उसमें माशाल्लाह बहुत सारा है, लेकिन उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो एक जो हमारे पास ज़ाहिर है इतने सारे नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया है, आप टेलीविज़न मीडिया है, इसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और तो हमारे यहाँ थोड़ी सी फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि वो जो टैलेंट है, जो कि चाहता है कि वो अच्छा लिखे, जो कि चाहता है कि वो जो एक्ट करे वो नज़र आए, जो चाहता है कि जो डायरेक्ट करे वो नज़र आए, तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन तक हम पहुँचें। और इसमें न सिर्फ ये कि स्टूडेंट जो कि पढ़ रहे हैं वो उनको आगे लेकर आए, बल्कि उनको भी लेकर आए जो कि ये पढ़ तो नहीं रहे लेकिन उनके पास ये टैलेंट है। वो बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बजा सकते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं। हम उनको थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम सपोर्ट करें, उनको हम आगे लेकर आए। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हमारा नौजवान टैलेंट। अच्छा खोसो साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि हम लोगों तक पहुंचेंगे, एक तो इसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से, क्या ये ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें किस तरह से जो लोग हमें अभी देख रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबमिशंस कैसे दे सकते हैं, और दूसरा मौज़ूआत क्या आप लोगों ने कुछ डिसाइड किए हैं या फिर
कोई भी टॉपिक है जिस पे आप फिल्म बना सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद आपके पास इसका ब्रोशर मौजूद हो, अगर नहीं तो आप अगर वो ब्रोशर जो है ना वो उसको आगे डिस्प्ले कर सकें, या इसकी बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर है कि आप उसको कैसे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसमें इसके आपके जरिए भी मैं ये अपील करूंगा कि अपने आप को फौरी तौर पर रजिस्टर करवाए। ये ओपन प्लेटफॉर्म है सबके लिए, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसमें स्टूडेंट्स आए, ये ओपन, बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि बलूचिस्तान के लिए हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी अपना वो टैलेंट उस तरह से शो नहीं कर सके हैं। उनके लिए भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जरा उनके लिए भी एक, वो नहीं कि वो नौजवान हो, लेकिन अगर वो उसके पास टैलेंट है और थोड़ी सी बड़ी उम्र का है तो वो भी इसमें शामिल हो सके। तो उसके लिए भी हमने ये कहा कि उनके लिए भी एक अलग से आप एक वो रख लें, एक कैटेगरी उसके लिए अलग से हो कि भाई ये स्टूडेंट्स के लिए अलग से कैटेगरी रखें और जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं उनके लिए कैटेगरी अलग रखें। यानी बेसिकली एस्टैब्लिश्ड भी हो तो दे कैन आल्सो जॉइन इन, बडिंग भी हो, न्यू भी हो तो वो भी कर सकते हैं। खोसू साहब, बल्कि हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फॉर्म इस वक्त अपनी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। मशल हाईलाइट कर दीजिएगा प्लीज, रजिस्ट्रेशन वाली उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। जी, हम वेबसाइट का एड्रेस पूरा दिखा रहे हैं, हम दोबारा से चलाएंगे कि किस एड्रेस पे जाके एग्जैक्टली आप क्या फॉर्मेट है वो जो फॉलो कर सकते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन चूंकि अब विंटर्स आ गए हैं, कोयटा और आसपास जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे जो हमारे स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस वक्त ऑफ हो गई हैं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उन स्टूडेंट्स तक वहाँ जाके उनके पास चला जाऊँ। लेकिन बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है कि अगर आप ज़रा इस्माइल खान से एंटर होते हैं बलूचिस्तान फ्रॉम जो खोसू साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, मशल भी हमारे साथ हैं। मशल, आप रिलेटिवली ज़ाहिर है खुद भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन न्यू कमर हैं, आपने बड़ी जल्दी अपना नाम बनाया। आपकी एसोसिएशन क्या है इस फेस्टिवल के साथ, और आप क्या मशवरा देंगी उन लोगों को हु रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल कि वो किन मौज़ूआत को छुएं या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मद्देनज़र रखनी चाहिए? Thank you for having me, and also thank you for pronouncing my name right. I always appreciate that. So essentially all of the celebrities हमारी जो association है इस platform के साथ ये है कि we have come in as supporting hands, कि हम मदद कर रहे हैं ISPR की to get as many people involved in this as we can. This is a platform from Pakistan for Pakistan. Essentially what it is for is that our future generations can get helped, the creatives can express themselves, and along with that हम पाकिस्तान की image को ना थोड़ा ठीक करके realistic बना के present करें, because throughout the world, like I mean हर 10 साल एक phase आता है, हर 10 साल the world chooses one country जिसको वो shadow में kind of like dark light पे दिखाते हैं। Pehle it was Russia, currently it's Pakistan, and for the past 10-15 years it has been Pakistan. Har movie mein the terrorist has to be Pakistani, or the negative character has to be a Pakistani. So is image ko correct karne mein and to show that Pakistan is actually a much more advanced country than it is. So showcasing that through films that are going to be made by the people who register in this, and it's not only for fixing the image, but they get something out of it. The winners are going to get scholarships for some of the most prestigious film schools in the world globally, and then once they come back, they will have job opportunities waiting for them here. So overall मुझे लगता है कि कोई losing situation है ही नहीं। Like ठीक है, if you don't win, no problem, आपको at least पता तो है कि this is an avenue that I would like to pursue, and this is an option, and for the winners, great, life changes. विनर्स के लिए इंसेंटिव बहुत ज़बरदस्त हैं भाई, स्कॉलरशिप मिल सकती है, दुनिया की बेहतरीन फिल्म स्कूल में जाके पढ़ने का मौका मिल सकता है। मशल हमारे साथ हैं, यूब खोसू साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की, जिसमें ना सिर्फ एमेच्योर बल्कि सीनियर लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्टर करना है ispr.gov.pk/NASFF। हम आपको दिखा भी रहे हैं। अयूब खोसू साहब और मशल हमारे साथ मौजूद हैं। खोसू साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप बलूचिस्तान में जो
फिल्म मेकर्स हैं या एक्टर्स हैं या स्टोरी टेलर्स हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को एक मुस्बत रोशनी में दिखाने की बात कर रहे थे। आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करेंगे या फिर आपके जहन में क्या है कि किस तरह के मौज़ूआत को छूना चाहिए या जिन पे बात की जानी चाहिए? देखिए, अगर आप टॉपिक्स को भी हाईलाइट करें तो उसमें टॉपिक्स भी दिए गए हैं कि आप इन टॉपिक्स के अंदर रहते हुए आप अपना जो हमारा एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, उसको हम प्रमोट करें, उसको आगे लेकर, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आप देख लें तो हमारे माशरे में नेगेटिविटी तो बहुत भरी पड़ी हुई है। आप किसी के ऊपर किसी से भी बात कर लें नेगेटिविटी पे तो वो उसके पास बहुत सारे दलाइल होंगे, लेकिन जब आप पॉजिटिव इमेज की तरफ आते हैं तो अगर सोचता रहता है कि मैं क्या पॉजिटिव इमेज क्या मैं प्रमोट करूँ, तो हमारे यहाँ पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत है। टैलेंट का मतलब यही है ना कि आप उस पॉजिटिव इमेज को आगे लेकर आए। हाँ, जहाँ तक आप हमारे माशरे में जाहिर है नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप हमारे पुराने फिल्म देख लें, हमारे पुराने अगर आप प्लेज देख लें, ड्रामा देख लें, तो उसमें नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव, लेकिन हमेशा पॉजिटिव को हमने जीतता हुआ दिखाया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब हम जो है ना नेगेटिव को हम जो है ना उसको हम फातेह करार देते हैं कि जनाब ये नेगेटिव जो है ना ये जीत गया है। इस चीज को हमने वो करना है कि आपने नेगेटिव को शिकस्त देनी है, पॉजिटिव को आपने फातेह बनाना है। तो मौजूद हमारे बहुत सारे राइट, पॉजिटिव इमेज की भी हम बात कर रहे हैं। और मशल, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि आप किस कैपेसिटी में अपने आप को देखती हैं इस फिल्म फेस्टिवल में कंट्रीब्यूट करते हुए? आर यू गोइंग टू बी डायरेक्टिंग समथिंग, आर यू जजिंग समथिंग, आर यू अ पार्ट ऑफ फिल्म जिसमें आप खुद भी एक्ट कर रही हो, या सिर्फ इनकरेज कर रही हैं लोगों को कि टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल? नहीं, देखें, हम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं, तो हमने प्रोफेशनली काम किया है, हम सारी चीज़ें जानते हैं। It doesn't make sense कि हम हिस्सा लें और फिर like I don't think that's fair. So for me, as far as it is, I just want to motivate everyone to be like, come, join, take part, do this. So that's my capacity, is to just try to get the youth and actually the whole of Pakistan के थोड़ा motivate करें, tell them कि media is a fun place to be, बहुत सारी opportunities हैं, so please come this way. नहीं, we can clearly see that. Thank you, मार्शल। और यूब खोसो साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, आपके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप पाकिस्तान में कहीं भी हों तो आप ispr.gov.pk/NASFF। खुशी की बात यह है कि माशाल्लाह मतलब ये एक नया एक और प्लेटफॉर्म हमने आपको बताया है कि जिस पे आप अपनी फिल्म वगैरह कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया पे अब तो इतने ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो भी खुल चुके हैं। मतलब अब ये कहना कि हमें अपना टैलेंट दिखाने की कोई जगह नज़र नहीं आती, दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि माशाल्लाह अब बहुत चैनल्स हैं इस किस्म के वेयर यू कैन शो योर टैलेंट। अब तो अच्छा जी, प्रोमोज ही इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि उसमें भी आप एक टैलेंट दिखा सकते हैं। अभी हम वज़ीर आज़म साहब के बयान की बात कर रहे थे, इससे पहले आपको पता है ना हमारे साथ मेहमान थे, लेकिन इस पर ज़रा हम तज्जिया लेंगे। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, अपने मौजू पे आने से पहले आप हमें सबसे पहले तो ये समझा दें, हम चाहेंगे कि आप समझा दें कि जब वज़ीर आज़म जब ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो बग़ैर तैयारी के हुकूमत में आए और 1.5 साल तक उन्हें समझ में नहीं आया कि वो हो क्या रहा है, तो ये वो अपने ही खिलाफ एक केस नहीं बना रहे, तो फिर ना अहली वाले ताने हम सबको याद हैं, उन एतराज़ात में कितना वज़न बाकी रह जाता है? पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि एक इलेक्शन 2018 के इलेक्शन के करीब वज़ीर आज़म ने यह भी फरमाया था कि बहुत अच्छा हुआ हमें पहले हुकूमत नहीं मिल गई, मतलब 2013 में हुकूमत नहीं मिल गई वफाकी, क्योंकि हम KPK में गए और हमने वहाँ से सीखा, तो अब हम इस काबिल हुए हैं कि हम ये फेडरल हुकूमत में आके तो चला सकें। दूसरी वज़ीर आज़म साहब एक मरतबा हम जो पहली उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी, हम सारे बैठे हुए थे, जो एंकर्स और एनालिस्ट और जो मेन सहाफ़ी सारे बैठे हुए थे, तो वज़ीर आज़म से पूछा गया, काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया था एयरवाई वाले के काशिफ अब्बासी साहब ने कि आप तैयार नहीं थे, क्या था कि जिस तरह का आपका लग रहा है, 22 साल आपने कहते रहे कि मेरे पास बेस्ट मुआशी टीम है, मेरे पास फ़लाना है फ़लाना, तो उन्होंने कहा मैं तैयार था मगर मुझे पता नहीं था हालात इतने ख़राब हैं। और कल अब वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि बग़ैर तैयारी के नहीं आना चाहिए और मईशत की पहले साल समझ ही नहीं आई। तो ये वो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब के जो हमें हर मामले पर कहा करते थे कि मेरे पास ऐसी टीम है कि आपकी अकल दंग रह जाएगी, और मेरे पास मुआशी टीम ऐसी है, माहौलियाती टीम ऐसी है, इंटीरियर की टीम ऐसी है, खारजा पॉलिसी की टीम ऐसी है,
इदारा जाती रिफॉर्म्स की टीम ऐसी है, पुलिस पटवार की टीम ऐसी है, मेरे ये वादे, ये दावे, ये नारे 22 साल के स्ट्रगल के बाद जब उसके बाद आए तो क्या पता क्या चला कि होमवर्क नहीं था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है और जज़ा सज़ा नहीं है। तो ज़ाहिर है अब ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है तो सही कहा होगा। चलिए, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब ज़रा बात पे आ जाते हैं और ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म ने भी कुछ ऑफ़र्स दिए हैं, उनके हवाले से अपना ओपिनियन बताएं कि हुकूमती वज़रा एक के बाद एक अपोजिशन वालों को मुनाजरों की डिबेट्स का खुला चैलेंज दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये डायलॉग का असल मकाम जो है वो पार्लियामेंट है। तो आपकी नज़र में टीवी मुनाजरे होने चाहिए जैसे टीवी डिबेट्स होती हैं, वेस्ट में भी हमने बड़ा देखा है, या फिर पार्लियामेंट में डायलॉग? आपका वोट किस तरफ होगा? मेरा ख्याल है वो तारीख़ बताती है कि हलाकू या चंगेज़ खान जब बगदाद पे हमला करने आ रहा था और जब उसने हमला किया बगदाद पे तो उस वक्त सारे वहाँ मनाजरे ही कर रहे थे, अब वो सारे जो बगदादी थे, और फिर उसने ऐसे खोपड़ियों के मीनार बना दिए। क्या मनाजरे हैं? पार्लियामेंट ना कोई पार्लियामेंट का कोई फ़ायदा है। 2.5 साल में इस पार्लियामेंट ने हमें क्या दिया, इस कौम को क्या दिया? 72 सालों में इस पार्लियामेंट से हमने क्या निचोड़ा, क्या निकाला? जमहूरियत, पार्लियामेंट, ते फलाना सिविलियन बालादस्ती, ते इनकलाब। खुदा का खौफ करें, अवाम के मसाइल क्या हैं, हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं, हम मनाजरों में लगे हुए हैं। तो यानी भट्टी साहब हैज नो फेथ इन पार्लियामेंट नाइदर or maybe democracy. I wonder and we have serious reservations भट्टी साहब about that, क्योंकि उसका कोई alternative source of running government हो नहीं सकता और होना चाहिए भी नहीं। और जब सही काम चल रहा हो तो काम अच्छा भी चलता है। पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें हैं, हम सिर्फ यहाँ से नताइज अखज़ नहीं कर सकते जो हमारे यहाँ होता रहा है। भट्टी साहब, मसला यहाँ ये भी है कि पार्लियामेंट को सबसे ऊपर कहने वाले हर हफ्ते असेंबली में जवाब होने का वादा भी था, आपको पता है वज़ीर आज़म का, वो खुद असेंबली में बहुत ही कम आते हैं। अभी हमने परसेंटेज तक बता दी थी कि पहले साल कितनी दफ़ा कितनी परसेंटेज रही आने की, 1909। फिर पार्लियामेंट एक तरफ रखकर टीवी मनाजरों का फैशन आ गया है। तो इस तरह ऐवान को वक़ार कैसे मिलेगा? वैसे तो आपकी थॉट्स पता ही लग गई हैं, लेकिन फिर भी आप बताएंगे। तो भाई ये ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, ये ऊपर आका बैठे हुए हैं, ये अपने आकाओं के नौकर हैं जो ये आगे तोतों की तरह बोलते हैं। आज अगर आप पार्लियामेंट ख़त्म कर लें, सेनेट ख़त्म करें, ये गवर्नर हाउसेस ख़त्म करें, ये बड़े बड़े वज़ीर आला हाउसेस ख़त्म करें, ये फजूल सारी चीज़ें ख़त्म करें और कोई इस मुल्क के लिए, खुदा के लिए कोई एक थोड़ी सी एक छोटी कैबिनेट बना के कोई इस मुल्क के मसाइल हल करें। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अक्सर सोचता हूँ कि सिंध के एक अंदरूनी सिंध के गोट को और बलूचिस्तान के किसी ज़ोब के आगे पसमानदा इलाके को और साउथ पंजाब के किसी पिंड को क्या फ़र्क पड़ता है? ऊपर कोई डिक्टेटर बैठा हो या जमहूरियत वाला बैठा हो, ये हमारे फैशन है। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्जिया कार। वैसे एक रिमाइंडर आपको बता दें कि जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो तब वो कहते थे कि मैं जब बनाऊंगा अपनी हुकूमत तो 17 रुकनी मेंबर्स, मतलब 17 मेंबर्स काबीना ये मेरी अभी तो हाफ सेंचुरी हो गई, हाफ सेंचुरी से ज़्यादा है, हाफ सेंचुरी से ज़्यादा है। और हम उस पर भी तनकीद नहीं कर रहे। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो देन यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स, लेकिन पहले से स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देना फिर दे फॉल। वो एक मौजू तो नहीं है, वो हर ही मौजू के बारे में, हर ही पॉलिसी और हर ही ऑलमोस्ट तो टाइम नहीं है कि उस हर पे हम जा सके। ब्रेक के बाद मिलिए, कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म आने के बाद दुनिया ज़रा परेशान हो गई है, हिलकर रह गई है। और ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस क्या कर रही है, सब नज़रें इस पर लगी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने बरतानिया से आने वालों के सख्त स्क्रीनिंग और सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। बरतानिया के अंदर भी हालात जो हैं वो तशवीशनाक हैं। हुकूमत बरतानिया के मुशीरों और माहिरीन सेहत ने हुकूमत से मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का मुतालबा किया है और कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है। टियर 4 का लॉकडाउन ना लगा तो हज़ारों जाने जा सकती हैं। उधर आलमी इदारा सेहत ने ये तसल्ली ज़रूर दी है कि कोरोना की नई किस्म पहले से ज़्यादा मुहलिक नहीं है, लेकिन इसके फैलाव में तेज़ी ज़रूर है। बहरहाल ये इब्तदाई तहकीकात हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ और वजाहत आएगी तो शायद कुछ सूरत हाल और वाज़ेह हो जाए। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल बरतानिया के लिए तो आज है, लेकिन कल को पूरी दुनिया के लिए हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से लोगों के ट्रैवल करने के साथ ये वायरस एक मुल्क से दूसरे
अपने मुल्क और एक शहर से दूसरे शहर जाता है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विसेज के साथ काम करने वाली कंसल्टेंट डॉक्टर समिया लतीफ़ से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई स्ट्रेन सामने आई है, दुनिया भर में ज़ाहिर है इस पर तशवीश भी है। और क्या बरतानवी हुकाम को समझ आ रहा है कि क्या इसमें नए एलिमेंट्स क्या हैं, क्या नई अलामात हैं, किस तरह से नए तरीके से बॉडी को अफेक्ट कर रहा है वायरस? जी, अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और इसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं और वायरस को हम लैब के अंदर इस नए वेरिएंट को हमने ग्रो कर लिया, तो अनकरीब ज़्यादा डिटेल हमें पता चल जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि ये नई स्ट्रेन या नया वायरस जो भी आप इसे कहें, तो क्या कोरोना वायरस की पहली लहर वाली किस्म से ज़्यादा ख़तरनाक है? अब तक इसके बारे में क्या पता चल सका है? हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से फैल सकता है, तो इसका स्प्रेड जो है वो काफ़ी क्विक हो रहा है। लेकिन इसकी सिवियरिटी पे हम अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते, ना ही हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। इस स्टेज पे हम बिल्कुल ये देख भी नहीं रहे और कह भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये भी है कि जो वैक्सीन तैयार की गई है, क्या इस नए वायरस के लिए करामत होगी या फिर मज़ीद अभी हमने तो तसल्ली ले ली थी कि वैक्सीन आ गई है, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, या एक और वैक्सीन आएगी, या दिस वुड बी इनफ? फिलहाल तो हमें जो इंडिकेशन मिल रही है वो यही बता रहा है कि ये वैक्सीन इस पे काम कर सकेगी। अच्छा, अगर तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो एक और बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना है कि क्योंकि हम ये बात कर रहे थे अभी कि कोरोना की नई स्ट्रेन सामने आने के बाद दुनिया भर से बरतानिया पर सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो वैसे ही जैसी पहली ऑब्वियसली चीन के लिए थी, तो उसी टाइप का कुछ सोचा जा रहा है। आपके ख्याल में ये इतना सीरियस मामला है कि इस पर इतना बड़ा रद्द अमल आता? मेरा ख्याल है कि बात ये कि आजकल इतनी ज़्यादा ग्लोबल ट्रैवल होती है और ये कुछ हफ्तों से फैल रहा था और हमने इसकी सीक्वेंसिंग अभी की है, तो अब तक ये शायद और मुल्कों में शायद पहुंच भी जाए और हमारे मुल्क में भी किसी और मुल्क से शायद आया है ये। तो आजकल जल्दी से चीज़ें फैलती हैं, कब तक आप सफ़र इतनी देर के लिए बंद कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रैवल, ये आई थिंक पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा। कंट्रोल मेजर्स अगर आप सारे वही हैं, अगर आप वो अच्छी तरह बरकरार रखें, मास्क पहने, हाथ अपने धोएं और अपना डिस्टेंस रखें, तो आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब ये भी खर्चा है कि बरतानिया में कहाँ से आया, लेकिन ये नई स्ट्रेन है तो मैं डरा नहीं रहा, लेकिन सूनर लेटर ये सभी जगह फैल जाएगा। हाँ, मतलब हाउ कैन यू स्टॉप अ वायरस? आई मीन एज वी नो दिस होल ईयर वी ट्राई टू स्टॉप, वो स्टॉप तो नहीं हो रही। अच्छा चले, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। अब हमारे शो का टाइम तो ख़त्म हो रहा है, वी रियली डोंट हैव एनी मोर टाइम, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। और नई स्ट्रेन पुरानी स्ट्रेन, बस अपने आप को बचा के रखें, मास्क पहने, हाँ, और कोई हल नहीं।